हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मैक्सिमम तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रैक्टिस नंबर 12 करने जा रहे हैं। और चूँकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए थे, आज हम लोग उसके आगे के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, एंटीबायोटिक्स क्या है? ए है सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान उपयोग की जाने वाली, बी है एनेस्थेटिक पदार्थ वाली विशेष दवाएं, सी है फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं, डी है नींद की गोलियां। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एंटीबायोटिक्स क्या होती है? तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एंटीबायोटिक्स जो है, जो रोगाणु सूक्ष्म जीव जो रोग पैदा करने वाले होते हैं, उन्हीं को ये क्या करते हैं, उन्हीं को नष्ट करते हैं और उनकी वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और ये जो है फफूंद या जीवाणु से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 51 का सी हो जाएगा, फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार किए जाते हैं एंटीबायोटिक्स जो होती है। कुछ एंटीबायोटिक्स औषधियाँ हैं दोस्तों, उनका नाम आप लोग याद रखिएगा कौन कौन सी हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, और तीसरी है दोस्तों एरिथ्रोमाइसिन है। एरिथ्रोमाइसिन। तो इन तीनों औषधियों का नाम आप लोग याद रखिएगा। ये तीनों क्या है, एंटीबायोटिक औषधियाँ हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, पिस्सू कहाँ रहते हैं? ए है कूड़े में, बी है जानवर के शरीर में, सी है गंदे पानी में, डी है चारपाई में। तो पिस्सू कहाँ रहते हैं दोस्त? पिस्सू जो होते हैं जानवरों के शरीर में रहते हैं। 52 का बी हो जाएगा, जानवरों के शरीर में रहते हैं। ये जानवरों के शरीर में, पक्षियों के शरीर में, गाय भैंसे होती है दोस्तों, देखे होंगे आप लोगों ने, उनके शरीर पे चिपके हुए रहते हैं और उनका खून चूसते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और पिस्सू से ही क्या होता है, प्लेग नामक जो है बीमारी जो है फैलती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, वास्तव में निम्न के अतिरिक्त सभी भोजनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ए है दूध, बी है मांस, सी है ब्रेड, डी है फल। कह रहा है दोस्तों किसको छुड़ा के सभी में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन एक में जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता। तो किस में नहीं पाया जाता है? 53 का बी हो जाएगा, मांस में। मांस में सबसे ज़्यादा क्या, प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, कच्चे फलों से कठोर गंध आती है क्योंकि उनमें होता है, ए है ट्रिप्सिन निरोधक, बी है टनिन, सी है सपोनिन्स, डी है फेविजम। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कच्चे फलों में कठोर गंध क्यों आती है? तो क्योंकि उसमें क्या होता है, ट्रिप्सिन निरोधक होता है। 54 का ए हो जाएगा, ट्रिप्सिन निरोधक होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, दूध की किण्वन प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? ए है स्ट्रेप्टोकोकस, बी है नाइट्रीकरण, सी है विब्रियो कॉलेरी, डी है कोकस। तो दूध की किण्वन प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है दोस्तों? स्ट्रेप्टोकोकस। 55 का ए हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस इसमें प्रयुक्त होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, शक्कर या चीनी को ताप के संपर्क में लाने पर उसका रंग भूरा हो जाता है, इसका कारण है? ए है कैरेमलाइजेशन, बी है डेक्सट्रिनाइजेशन, सी है जिलेटिनाइजेशन, डी है कोएंगुलेशन। ठीक है दोस्तों, कोएंगुलेशन। तो क्या हो जाएगा, शक्कर चीनी को ताप के संपर्क में लाने पर उसका रंग भूरा क्यों हो जाता है दोस्तों? क्योंकि कैरेमलाइजेशन के कारण। 56 का ए हो जाएगा, कैरेमलाइजेशन के कारण जो है इसका रंग जो है भूरा हो जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, आपने इकोलॉजिकल सिद्धांत की रचना की थी। ए है कॉनरेड लॉरेंस ने, बी है अल्बर्ट बंडूरा ने, सी है ब्रोनफेनब्रेनर ने, डी है इवान पावलोव ने। तो किसने दोस्तों इकोलॉजिकल सिद्धांत की रचना की थी? तो वो है ब्रोनफेनब्रेनर ने की थी। 57 का हो जाएगा, ब्रोनफेनब्रेनर ने। और अल्बर्ट बंडूरा दोस्तों ये कौन है? तो ये जो है अल्बर्ट बंडूरा ने है अवलोकन का सिद्धांत दिया है दोस्तों। ठीक है, और पावलोव तो शास्त्रीय अनुकूलन के सिद्धांत से संबंधित है। ये दोनों जो है सीडीपी से संबंधित है दोस्तों, ये दोनों लोग। आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 58 है, खाना पकाने की विधि जिससे इडलियां बनाई जाती हैं वह है, ए है उबालना, बी है पार बॉइलिंग, सी है प्रत्यक्ष या सीधे भाप में, डी है अप्रत्यक्ष या परोक्ष भाप में। तो खाना पकाने की विधि जिसमें इडली बनाई जाती है दोस्तों, इडली किस विधि से बनाई जाती है, तो वो प्रत्यक्ष भाप विधि से बनाई जाती है। 58 का सी हो जाएगा दोस्तों, प्रत्यक्ष भाप विधि से बनाई जाती है। इडली हो गया, मोमोज़ हो गया, और जो है ढोकला हो गया, और जो हम लोग फरा घर में बनाते हैं, फरा जो होता है चावल का बनता है, तो वो भी क्या होता है, प्रत्यक्ष भाप विधि से बनाया जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, किसने कहा है, ए है स्टेनले हॉल ने, बी है एलिजाबेथ हरलॉक ने, सी है पियाजे ने, डी है फ्राइड ने। तो किसने कहा है दोस्तों कि किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, तो वो कहा है स्टेनले हॉल ने कहा है। ये स्टेटमेंट मैंने दोस्तों पिछली वीडियो में कई बार बताए हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्टेनले हॉल ने कहा है। और पियाजे ने दोस्तों क्या दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है पियाजे ने, जिसके 4 चरण बताए हैं। पियाजे ने कौन कौन से, सेंसरी मोटर बताया है, सेंसरी मोटर है, दूसरा जो है प्री ऑपरेशनल, तीसरा जो है कंक्रीट है, और चौथा जो है फॉर्मल है। सेंसरी मोटर संवेदी पेशी अवस्था, प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल जो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर मैंने बताया आपको, ये स्टेनले हॉल है। फ्राइड दोस्तों मनोलैंगिक सिद्धांत से संबंधित है, और हरलॉक दोस्तों, हरलॉक क्यों जाने जाते हैं, हरलॉक ने शैशवावस्था को 0 से 2 सप्ताह तक ही माना है, इसलिए ये जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, बाल विकास का क्षेत्र नहीं है, ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है वृद्धावस्था। तो दोस्तों हम लोग बाल विकास में कहाँ तक पढ़ते हैं, किशोरावस्था तक ही पढ़ते हैं, उसके आगे तो पढ़ते नहीं है। तो क्या है, वृद्धावस्था इसमें नहीं आएगा, क्योंकि बाल विकास में कहाँ तक, किशोरावस्था तक ही बताया गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी, वृद्धावस्था इसमें नहीं आता है। बाल विकास का जो क्षेत्र है कौन कौन है, तो यहाँ पे शैशवावस्था आता है दोस्तों, रॉस के अनुसार हम लोग देखते हैं 0 से 2 वर्ष तक शैशवावस्था, रॉस के अनुसार शैशवावस्था रॉस ने कितने वर्ष तक मानी है, 0 से 2 तक मानी है। बाल्यावस्था में 2 मानी है दोस्तों, एक पूर्व बाल्यावस्था है जो 3 से 6 वर्ष तक होती है, और एक उत्तर बाल्यावस्था आती है जो 6 से 12 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक माना जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, HACCP सिस्टम किसके लिए है, ए है भौतिक, रासायनिक और जैविक जोखिम के लिए, बी है नियंत्रण बिंदुओं के सभी सोपानों का क्रमिक विश्लेषण और नियमित अन्वेषण, सी है विवेचित नियंत्रण बिंदुओं को उनकी स्थिति, कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को शामिल करते हुए चिन्हित करना, डी है खाद्य हाइजीन जोखिम की ठीक ठाक देखरेख करना। तो HACCP का दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में इसका फुल फॉर्म बताया था, HACCP। H का हैजार्ड होता है, H यानी हैजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल, सी से कंट्रोल, पी से पॉइंट होता है। ठीक है दोस्तों, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है, HACCP का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा नियंत्रण बिंदुओं के सभी सोपानों का क्रमिक विश्लेषण और नियमित अन्वेषण होता है। 61 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कीटनाशक औषधि है, ए है मेलिथियोन, बी है पायरेथ्रम, सी है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, डी है उपयुक्त सभी।
तो कौन दोस्तों यहाँ पे कीटनाशक औषधि है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ एबव है। 62 का डी हो जाएगा, सभी हो जाएंगे दोस्तों। मेलिथियोन जो दोस्तों जो है ये कीटनाशक कौन सा है, ये जो है सब्जियों में फलों में उनके ऊपर छिड़का जाता है ताकि उनके कीटों को नष्ट किया जाता है। सब्जियों और फलों के ऊपर जो है ये मेलिथियोन का यूज़ किया जाता है। पायरेथ्रम क्या होता है, पायरेथ्रम जो होता है ये प्राकृतिक वनस्पति कीटनाशक होता है दोस्तों। ये क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पति कीटनाशक होता है। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या होता है दोस्तों, इसे जो है लिंडेन के नाम से भी जाना जाता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को दोस्तों लिंडेन के नाम से भी जाना जाता है। लिंडेन के नाम से भी जाना जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड को। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सभी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है। प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी है क्योंकि इससे ए है क्योंकि इससे क्या होता है, ए है वे अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि लेंगे, बी है वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे, सी है प्रत्येक व्यक्ति अखबार पढ़ सकेगा, डी है वे परिवार नियोजन के लाभ समझेंगे। तो प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी क्यों है दोस्तों, क्यों होता है, क्योंकि वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे। 63 का बी हो जाएगा। इससे क्या होगा, प्रौढ़ शिक्षा देने से जो वृद्ध लोग होंगे वे अपने आप को समृद्ध बना सकेंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मात्रा में चीनी होनी चाहिए ताकि अन्य किसी परिरक्षक की आवश्यकता न पड़े। ए है 10 से 20%, बी है 30 से 40%, सी है 40 से 50%, डी है 60 से 70% तक। तो खाद्य पदार्थ में सुरक्षित रखने के लिए चीनी कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो 60 से 70% तक चीनी होनी चाहिए उसमें। 64 का डी हो जाएगा, 60 से 70% तक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है। सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली है। ए है वेटर सर्विस, बी है स्व सर्विस, सी है रूम सर्विस, डी है बैंक्वेट सर्विस। तो सर्विस की सबसे अधिक परिष्कृत और अत्यधिक औपचारिक शैली कौन सी होती है दोस्तों, तो स्व सर्विस होती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है। आरंभिक बाल्यकाल आयु के नाम से भी जाना जाता है। ए है जन्म पूर्व, बी है गैंग पूर्व, सी है यौवन, डी है परिपक्वता पूर्व। तो आरंभिक बाल्यकाल की आयु के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, तो गैंग पूर्व एज को जाना जाता है, आरंभिक बाल्यकाल। अभी मैंने बताया कि एक जो है एक जो थी पूर्व बाल्यावस्था थी, एक उत्तर बाल्यावस्था थी, जिसे रॉस के अनुसार मैंने बताया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है। प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है। ए है लोहा, बी है मैग्नीशियम, सी है तांबा, डी है कैल्शियम। तो प्रजनन और दूध के श्रावण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है दोस्तों, तो वो होता है कैल्शियम। 67 का डी हो जाएगा, कैल्शियम। अगर पूछे दोस्तों कि कैल्शियम जो है सभी कितनी आवश्यकता होती है, महिलाओं को पुरुषों सभी को कितनी आवश्यकता होती है कैल्शियम की, तो चाहे सीडेंट्री हो या मॉडरेट हो या हैवी हो, उन सभी को जो है 1000 जो है 1000 mg जो है कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, और जो है 1200 जो है mg जो है लैक्टेटिंग वोमेन को चाहिए होता है। लैक्टेटिंग वोमेन को 1200 mg चाहिए होता है, और जो मेनोपॉज वाली जो महिलाएं होती हैं उनको 1200 mg चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 है। गर्भावस्था में लौह की प्रतिदिन की अनुशंसित मात्रा है। ए है 24 मिलीग्राम, बी है 32 मिलीग्राम, सी है 40 मिलीग्राम, डी है 35 मिलीग्राम। तो गर्भावस्था में दोस्तों यहाँ पे क्या है, लौह की प्रतिदिन की आवश्यकता कितनी होती है, तो 40 मिलीग्राम होती है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी 40 मिलीग्राम जो है गर्भावस्था में लौह की प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। अगर पूछे कि सामान्यतः सभी महिलाओं को कितना चाहिए होता है, तो चाहे वो सीडेंट्री हो या मॉडरेट हो या फिर हैवी वर्कर हो, तो दोस्तों इन तीनों को जो है कितनी 29 मिलीग्राम जो है प्रतिदिन जो है चाहिए होता है आयरन। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे कि अगर जो है लैक्टेटिंग वुमेन है तो उसको कितना चाहिए होता है, तो लैक्टेटिंग वुमेन को जो है 23 मिलीग्राम पर डे चाहिए होता है आयरन, लैक्टेटिंग वुमेन को।
लैक्टेटिंग वोमेन को दोस्तों 23 मिलीग्राम पर डे चाहिए होता है, और चाहे सीडेंट्री हो या मॉडरेट हो या हैवी वर्कर हो 29 मिलीग्राम चाहिए होता है, और जो है गर्भावस्था में कितना चाहिए तो 40 मिलीग्राम चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों। अगर पूछे ये भी कि चिल्ड्रंस के बारे में अगर पूछ ले, सॉरी जो है अगर 10 से 12 साल की महिलाओं के लिए पूछे, लड़कियों के लिए पूछता है तो गर्ल्स में तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और 13 से 15 पूछेगा 28 मिलीग्राम पर डे चाहिए होगा। अगर 13 से 15 वर्ष की लड़कियों के लिए पूछे तो 30 मिलीग्राम पर डे हो जाएगा, और अगर 16 से 18 ईयर्स की लड़कियों के लिए पूछेगा तो 32 मिलीग्राम पर डे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 10 से 12 वर्ष की गर्ल्स के लिए 28 मिलीग्राम, और 13 से 15 वर्ष की गर्ल्स के लिए 30 मिलीग्राम चाहिए होगा, और 16 से 18 के लिए 32 मिलीग्राम। ठीक है दोस्तों। तो ये डाटा आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, बुद्धिमत्ता का सिद्धांत इनमें से किस प्रकार का नहीं है? ए है एक कारक सिद्धांत, बी है वैशलर सिद्धांत, सी है थर्स्टन सिद्धांत, डी है प्रतिदर्श सिद्धांत। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें कौन सा नहीं है? इसमें तो वैशलर सिद्धांत नहीं आता है बुद्धिमत्ता के सिद्धांत में। 69 का बी हो जाएगा, वैशलर सिद्धांत नहीं आता, क्योंकि एक कारक सिद्धांत जो है बीने ने दिया है दोस्तों, और थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया है, बुद्धिमत्ता का समूह कारक सिद्धांत दिया। तो यहाँ पे प्रतिदर्श सिद्धांत भी बुद्धिमत्ता का ही है दोस्तों, यहाँ पे वैशलर सिद्धांत नहीं आता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, किसी के भोजन में हरी सब्जियां आवश्यक क्यों हैं? ए है वे सलाद में अच्छी दिखती हैं, बी है वे आपके दांतों को चमकता हुआ रखती हैं, सी उनमें बहुत सारे विटामिन और खनिज होते हैं, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हरी सब्जियां क्यों आवश्यक होती हैं दोस्तों? क्योंकि क्या होता है उसमें विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। हरी सब्जियों में आयरन सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, साइनोजेन रासायनिक सूत्र के साथ एक रासायनिक यौगिक है। ए है C4N4, बी है CN का होल ट्वाइस, सी है CN का होल 4, और C1N1 होता है। तो साइनोजेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? रासायनिक यौगिक कौन सा होता है? तो C4N4 होता है। 71 का ए हो जाएगा, C4N4 होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि यह स्वादिष्ट होता है, बी है इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, सी है इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, डी है इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है। तो संतुलित आहार लेने से क्या होता है दोस्तों, क्यों लेना चाहिए? तो इसमें क्या होती है, आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं क्या होती है, पूरी हो जाती हैं। 72 का सी हो जाएगा, इसमें सभी आवश्यकताएं क्या होती है, आहार से संबंधित पूरी हो जाती हैं संतुलित आहार लेने से। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, विकास से तात्पर्य है? ए है गुणात्मक परिवर्तन, बी है परिमाणात्मक परिवर्तन, सी है गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों। तो विकास से क्या तात्पर्य होता है? इसमें क्या होता है, गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं विकास में। 73 का सी हो जाएगा। वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, यानी परिमाणात्मक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं दोस्तों, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है? ए है पूर्व शालेय अवस्था, बी है समूह पूर्व अवस्था, सी है जिज्ञासा वृत्ति अवस्था, डी है उपर्युक्त सभी। तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या दोस्ती होती है? तो पूर्व शालेय अवस्था होती है, सही है। बी है समूह पूर्व अवस्था होती है, ये भी सही है। जिज्ञासा वृत्ति की अवस्था होती है, तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे, ऑल ऑफ एबव हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे सभी हो जाएंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, निर्जलित आलूओं, पालक, फूलगोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए। ए है 2 से 8%, बी है 10 से 16%, सी है 18 से 24%, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आलूओं, पालक और फूलगोभी और रागी में आर्द्रता कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 18 से 24% होनी चाहिए। 75 का सी हो जाएगा, 18 से 24%। आगे देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 76 है, एक अत्यधिक क्रियाशील पुरुष के लिए कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन आवश्यक है। ए है 2000, बी है 2875, सी है 3800, डी है 1900। तो दोस्तों पुरुषों में अगर देखा जाए तो अगर सीडेंट्री पुरुष है तो उसको प्रतिदिन कितनी चाहिए होती है ऊर्जा, तो दैनिक ऊर्जा दोस्तों चाहिए होती है सीडेंट्री को 2110 चाहिए होती है पुरुष में। मॉडरेट अगर है तो उसको जो है 2710 चाहिए होती है। अगर हैवी वर्कर है तो उसको कितनी चाहिए होगी, तो उसको 3470 चाहिए होगी, 3470। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे करीब जो है कौन सा आ रहा है, क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील है तो अत्यधिक क्रियाशील को कितना, हैवी वर्कर है तो 3470 चाहिए होती है। तो 3470 के करीब कौन सा आ रहा है इसमें, तो 3800 आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे 76 का सी हो जाएगा 3800। अगर फीमेल में पूछे उनको दैनिक ऊर्जा कितनी आवश्यकता होती है, फीमेल को अगर सीडेंट्री है तो 1660 चाहिए होता है, और मॉडरेट है तो 2130 चाहिए होता है, और हैवी है तो 2720 चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। ए है क्षमता, बी है ऊर्जा, सी है कुशलता, डी है प्रसुप्ति। तो काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों, तो क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। काम कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस देश का वृद्धि रोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है। ए है नाइजीरिया का, बी है पाकिस्तान का, सी है भूटान का, डी है भारत का। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तब यहाँ पे आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। और ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो वेफ जारी करता है। कौन, वेफ, वर्ल्ड, डब्ल्यू से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जारी कौन करता है दोस्तों, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, विटामिन B12 की कमी से होने वाली रक्तहीनता कहलाती है। ए है मेगालोब्लास्टिक, बी है परनीशियस, सी है सिकल सेल, डी है माइक्रोसाइटिक। तो विटामिन B12 की कमी से कौन सी रक्तहीनता होती है दोस्तों, तो 79 का बी हो जाएगा, परनीशियस एनीमिया होती है। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसके कारण होती है, तो कहीं B11 भी दिया रहता है और B9 भी दिया रहता है, तो आपको जो आंसर रहेगा उसी के हिसाब से लगाइएगा, B11 या B9। ठीक है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया किसके होती है, तो B6 की कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया होती है, ये साधारण एनीमिया होती है। सिकल सेल एनीमिया क्या होती है, तो ये जो है असाधारण, जो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आरबीसी का आकार जो है हंसिया के आकार का हो जाता है, यानी सिकल के आकार का हो जाता है, उसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों, लैक्टोज निम्न इकाइयों से निर्मित होता है। ए है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, बी है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, सी है फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज, डी है गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज। तो लैक्टोज किससे निर्मित होता है दोस्तों, लैक्टोज क्या है, तो लैक्टोज जो है ये कौन सा सैकेराइड है, तो ये डाइसैकेराइड होता है। लैक्टोज कौन सा सैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होता है दोस्तों। कौन, पहले आप जान लीजिए सैकेराइड्स कितने प्रकार के, मोनोसैकेराइड होते हैं, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड होते हैं। मोनोसैकेराइड कौन कौन होते हैं, तो मोनोसैकेराइड कौन होते हैं, तो एक ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और एक होता है गैलेक्टोज।
तो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होते हैं। डाइसैकेराइड्स कौन होते हैं? जब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जब मिलता है तो माल्टोज बनता है। माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड होता है। और जब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है तो क्या बनता है? तो सुक्रोज बनता है। तो सुक्रोज क्या है? ये भी डाइसैकेराइड होता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज जब मिलता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलके लैक्टोज बनता है। ठीक है दोस्तों, ये लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड होता है। तो अब यहाँ पे लैक्टोज पूछ रहा है, तो अभी मैंने बताया है आपको, क्या बताया कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर लैक्टोज बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से माल्टोज डाइसैकेराइड, और ग्लूकोज यहाँ पे अगर ग्लूकोज हो जाएगा, गैलेक्टोज के स्थान पे ग्लूकोज यहाँ पे हो जाए तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके क्या हो जाएंगे? सुक्रोज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फ्रक्टोज को फलों की शर्करा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फ्रक्टोज को फलों की शर्करा कहते हैं। और सबसे अधिक फ्रक्टोज किस में पाया जाता है? तो शहद में पाया जाता है। सबसे अधिक फ्रक्टोज शहद में पाया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार जन्म के समय इन टीकों में से किस टीकों की सिफारिश की जाती है? ए है बीसीजी, डीपीटी, ओपीवी, बी है बीसीजी हेपेटाइटिस बी, ओपीवी, सी है डीपीटी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी, डी है बीसीजी हेपेटाइटिस बी और डीपीटी। तो जन्म के समय दोस्तों कौन सा टीका लगाया जाता है शिशु को? तो बीसीजी लगाया जाता है, हेपेटाइटिस बी लगाया जाता है और ओपीवी लगाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और ओपीवी। बीसीजी को अधिकतम कितने दिन तक लगाया जा सकता है दोस्तों? तो 1 वर्ष तक अधिकतम इसका समय होता है। लेकिन अगर 1 महीने से, वैसे तो जन्म के समय ही दे दिया जाता है, अगर 1 महीने से पहले अगर देते हैं तो 1 मंथ एगो अगर देते हैं तो 1 महीने से पहले देते हैं तो कितना डोज? 0.05 ml दिया जाएगा। और अगर 1 महीने के बाद दिया जाता है तो 1 मंथ आफ्टर दोस्तों, आफ्टर 1 मंथ अगर दिया जाता है तो कितना हो जाएगा? 0.1 ml दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे इंट्राडर्मल दिया जाता है। और हेपेटाइटिस बी जो है, हेपेटाइटिस बी 24 घंटे के अंदर ही दे दिया जाता है, 2 बूंद दिया जाता है। और ओपीवी जो है अधिकतम 15 दिन तक दिया जा सकता है, लेकिन इसे जन्म के समय इसे भी दे दिया जाता है, ओपीवी को 2 बूंद दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में से कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड है? ए है एलानिन, बी है एस्परजीन, सी है ग्लाइसिन, डी है लाइसिन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लाइसिन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? लाइसिन। तो दोस्तों हम लोग जो है हम लोग जानते हैं कि जो है 20 एमिनो एसिड हमारे शरीर में हमको चाहिए होते हैं। 20 एमिनो एसिड चाहिए, जिसमें से 10 क्या होते हैं? 10 आवश्यक होते हैं। 10 एमिनो एसिड जो होते हैं इसेंशियल इम्यूनो एसिड होते हैं, इसेंशियल इम्यूनो एसिड होते हैं दोस्तों। और 10 जो है नॉन इसेंशियल होते हैं। ठीक है दोस्तों, 10 जो इसेंशियल होते हैं आप उसको याद रख लीजिए। एक ट्रिक है, देख लीजिए। पीटीवी में हिल के, तो क्या हो जाएगा? पीटीवी में हिल के। ठीक है दोस्तों, आज से क्या हो जाएगा? एक जो ये इसेंशियल एमिनो एसिड है दोस्तों, याद रखिएगा कि ये जो है, ये ट्रिक जो है पीटीवी में हिल के जो इसेंशियल एमिनो एसिड का है, तो आज से क्या हो जाएगा? अर्जिनिन हो जाएगा, अर्जिनिन। और एक जो हो जाएगा आइसोल्यूसिन हो जाएगा, आइसोल्यूसिन हो जाएगा। पी से फिलालानिन हो जाएगा, फिलालानिन हो जाएगा पी से।
टी से क्या हो जाएगा दोस्तों, टी से 2 हो जाएंगे, कौन कौन से, एक थ्रियोनीन हो जाएगा, RPTV में हिल के। तो अभी टी से मैंने टी से देख लीजिए, थ्रियोनीन हो जाएगा, थ्रियोनीन। और एक टी से क्या हो जाएगा, एक टी से ट्राइप्टोफन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ट्राइप्टोफन हो जाएगा। और वी से वैलीन हो जाएगा, वी से क्या हो जाएगा, वी से वैलीन हो जाएगा। और मे से क्या हो जाएगा, मेथियोनीन हो जाएगा, मेथियोनीन हो जाएगा। और हिल है तो ह से क्या हो जाएगा, ह से हो जाएगा हिस्टीडीन, हिस्टीडीन हो जाएगा। और ल से क्या हो जाएगा, ल से 2 हो जाएंगे, एक ल्यूसीन हो जाएगा, ल्यूसीन। और एक हो जाएगा लाइसिन। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लाइसिन हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है। फ्राइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है, ए है कैल्शियम, बी है आवश्यक वसीय अम्ल, सी है विटामिन, डी है प्रोटीन। तो फ्राइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है दोस्तों, तो आवश्यक वसीय अम्लों की कमी से होता है। 83 का बी हो जाएगा। फ्राइनोडर्मा रोग किससे होता है दोस्तों, तो वसा की कमी से फ्राइनोडर्मा रोग होता है। इसमें शरीर में क्या हो जाता है, नुकीले जो है फुंसी की तरह निकल आता है। और ये जो है, हाँ दोस्तों, ये क्या है, नुकीले जो है, नुकीली तरफ त्वचा पे क्या आता है, नुकीले जो है फुंसी निकाल आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है। मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य है, ए है हीमोग्लोबिन का, बी है DNA और RNA का संश्लेषण, सी है दृष्टि, डी है हड्डी स्वास्थ्य है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या होता है, DNA और RNA का संश्लेषण करना होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है। इस विधि में मोहल्लों में पाइप की उपशाखाओं से पानी का कनेक्शन दिया जाता है। ए है ग्रिड प्रणाली से, बी है वृत्ताकार प्रणाली से, सी है वृक्ष प्रणाली से, डी है विकिरण प्रणाली से। तो किस विधि से दोस्तों दिया जाता है कनेक्शन, तो वृक्ष प्रणाली से दिया जाता है। 85 का सी हो जाएगा, वृक्ष प्रणाली से। मतलब एक मेन होता है और इसी में से क्या है, एक एक करके निकाले जाते हैं। क्या है, कोई मेन होता है, उसमें से एक एक वृक्ष प्रणाली की तरह होता है। तो ये क्या हो जाएगा, पाइप शाखाएं होती है तो वृक्ष प्रणाली। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वृक्ष प्रणाली। आगे देखते हैं, 86 है, क्वेश्चन नंबर 86 है। डायाफ्राम क्या है, ए है यह एक प्रकार की झागदार गोलियां हैं, बी है यह एक प्रकार की गर्भ निरोधक दवाई है, सी है यह एक प्लास्टिक का बना छल्ला है, डी है यह मुलायम रबर की टोपी नुमा गर्भ निरोधक साधन है। तो डायाफ्राम क्या होता है दोस्तों, तो यह मुलायम रबर की टोपी नुमा गर्भ निरोधक साधन होता है। 86 का डी हो जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं दोस्तों। अंडे का निषेचन में होता है, ए है एम्पुली, बी है एंडोमेट्रियम, सी है गर्भाशय, डी है कार्पस लुटियम। तो अंडे का निषेचन कहाँ होता है दोस्तों, तो वो होता है एम्पुली में। 87 का ए हो जाएगा एम्पुली, या तुम्बिका भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, गर्भाशय के बारे में मैंने बताया ही था पिछले वीडियो में कि गर्भाशय का आकार जो होता है वो नाशपाती के आकार का होता है। और इसकी लंबाई जो होती है, ये नाशपाती के आकार का होता है। लंबाई जो होती है 3 इंच होती है दोस्तों। और जो इसकी चौड़ाई होती है वो लगभग 2.5 इंच होता है। और नीचे की तरफ आते आते जो जैसे धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हुए इसकी चौड़ाई क्या होती है, कम हो जाती है। सर्विक्स के पास जब आता है तो 1 इंच ही इसकी चौड़ाई रह जाती है गर्भाशय की। ठीक है दोस्तों। और एंडोमेट्रियम क्या होता है, ये गर्भाशय की किनारे जो एंडोमेट्रियम की एक परत मोटी सी पाई जाती है, यह गर्भाशय के किनारे पाई जाती है दोस्तों। एंडोमेट्रियम की परत पाई जाती है। ठीक है। कार्पस लुटियम क्या होता है, कार्पस लुटियम जो होता है दोस्तों, जब आप जानते होंगे कि अंडाणु जो होता है,
अंडाणु जिस कोश में होता है उसे फॉलिकल कहते हैं। अंडाणु जो होता है, जो जिस कोश में होता है, उसे फॉलिकल कहते हैं। और जब फॉलिकल फटता है तो उसमें से भारी मात्रा में उसमें क्या है, रक्त भर जाते हैं। फॉलिकल में भारी मात्रा में क्या रक्त भर जाते हैं और फिर कुछ समय के बाद ये क्या होता है, एक जो है ऊतक में परिवर्तित हो जाता है और वही ऊतक क्या कहलाता है, कॉर्पस लुटियम कहलाता है। और कॉर्पस लुटियम का कार्य क्या होता है दोस्तों, कॉर्पस लुटियम जो होता है ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी रिलीज करता है। और जो है जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, प्लेसेंटा बनने तक जो है फर्टिलाइज्ड ओवम को कार्पस लुटियम जो है प्लेसेंटा के स्थान पर कार्य करता है। ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओवम के लिए प्लेसेंटा जब तक नहीं बन जाता है तब तक जो है कार्पस लुटियम प्लेसेंटा का कार्य करता है। तो ये होता है प्लेसेंटा का कार्य, कार्पस लुटियम का कार्य। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्न में से किस यंत्र द्वारा घर में सबसे ज़्यादा श्रम की बचत होती है। ए है अलमारी, बी है गीजर, सी है मिक्सर ग्राइंडर, डी है वैक्यूम क्लीनर। तो किस में सबसे ज़्यादा श्रम की बचत होती है दोस्तों, तो आप लोग जानते होंगे कि मिक्सर और ग्राइंडर में होती है। मिक्सर या ग्राइंडर जो है सी हो जाएगा, मिक्सर ग्राइंडर में होती है। इसमें क्या, अगर उस तरह हमको सिलबट्टे पे मसाले पीसने पड़ेंगे, इस तरह क्या होगा, मिक्सर ग्राइंडर जो है चलाया और क्या मसाले जल्दी से पिस गए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, मोलर गर्भधारण की जटिल स्थिति क्या है। ए है गर्भाशय रूपांतरण, बी है कोरियोकार्सिनोमा, सी है झटका, डी है जमावट विफलता। तो मोलर गर्भधारण की जटिल स्थिति क्या होती है दोस्तों, तो कोरियोकार्सिनोमा होती है। 89 का बी हो जाएगा, कोरियोकार्सिनोमा होती है। यह स्थिति कब बनती है, ये डिलीवरी के बाद भी बन सकती है या मिसकैरेज भी होता है तब भी ये हो सकता है। ये कोरियोकार्सिनोमा क्या होता है, ये गर्भाशय का एक कैंसर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस का उपचार निम्नलिखित साधारण मेजरमेंट द्वारा किया जाता है। ए है मसालेदार और वसायुक्त भोजन का प्रयोग करें, बी है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में कम बार बार भोजन करें, सी है नरम और सूखे भोजन जैसे सुबह में बिस्किट लें, और डी है हर दिन वमन रोधी दवाएं लें। तो गर्भावस्था मॉर्निंग सिकनेस का उपचार क्या है दोस्तों, साधारण जो है क्या करेंगे, उसमें नरम और सूखे भोजन जैसे बिस्किट ले लेंगे। उसमें 90 का सी हो जाएगा, नरम और सूखे भोजन जैसे सुबह में बिस्किट ले लेंगे। वमन रोधी दवाएं, जब गंभीर अवस्था होती है दोस्तों तब उसमें वमन रोधी दवाएं लेनी चाहिए, नहीं तो नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, इनमें से कौन सा प्रसव उत्तर अवसाद माँ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ए है अनियंत्रित चिल्लाना, बी है मति भ्रम, सी है भ्रम, डी है उलझन। तो प्रसव के बाद दोस्तों माँ के द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है, अनियंत्रित चिल्लाना। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, हार्मोनल परिवर्तन हो जाते हैं। जब शिशु को जन्म देने के बाद माता में क्या हार्मोनल परिवर्तन होने के कारण उसमें अनियंत्रित चिल्लाना जैसी समस्या आ जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, गर्भपात को भ्रूण के निष्कासन के रूप में परिभाषित किया गया है। ए है जीवन क्षमता के पहले, बी है गर्भावस्था के 28 सप्ताह पहले, सी है गर्भावस्था के 28 सप्ताह बाद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कब हम लोग कहते हैं कि गर्भपात हो जाता है दोस्तों, कब कहते हैं, तो गर्भावस्था के 28 सप्ताह के पहले जो मिसकैरेज हो जाता है उसे गर्भपात कहते हैं। जैसे गर्भावस्था के 28 से पहले जो शिशु भ्रूण का जो है समाप्ति को गर्भपात कहलाता है। ठीक है दोस्तों, गर्भावस्था के 28 सप्ताह पहले। क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों, जब पश्चकपाल का बहिर्गत भाग सहवर्धन प्यूबिस के अंतर्गत निकल जाता है और सिर गर्भाशय के संकुच के बीच में नहीं रहता है तो इसे कहा जाता है। ए है सिर का विस्तार, बी है सिर का क्राउनिंग, सी है सिर का बाहर आवर्तन, डी है सिर का प्रत्यास्थापन। तो क्या कहलाएगा दोस्तों, जब प्यूबिस से बाहर शिशु का सिर जो होता है प्रसव में जो है शिशु का सिर जब प्यूबिस से बाहर आता है तो उसे सिर का क्राउनिंग कहते हैं। 93 का बी हो जाएगा, सिर का क्राउनिंग कहते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, सर्वाइकल स्मीयर को लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है। ए है कोल्पोस्कोप, बी है वेजाइनोस्कोप, सी है एटायर स्पेटुला, डी है पाइपर फोर्सेप्स। तो सर्वाइकल स्मीयर को लेने के लिए
कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है दोस्तों? तो ये जाता है सी एटायर स्पेटुला को लिया जाता है। सर्वाइकल स्मीयर या पैप स्मीयर भी कहते हैं। ये क्या होता है? इसमें जो है सर्विक्स के कैंसर का पता लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एटायर स्पेटुला से। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है। कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के तीसरे स्तर एक व्यक्ति के नैतिक तर्क शक्ति पूर्णतः किसमें निर्धारित कर सकते हैं? ए है अन्य व्यक्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त करने का उद्देश्य, बी है सामाजिक संपर्क, सी है वैश्विक मूल्य, डी है आज्ञा पालन अनुस्थापन। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के दोस्तों 3 चरण हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है, पहला है पूर्व नैतिक अवस्था, पूर्व नैतिक अवस्था है, नैतिक अवस्था है, और एक है उत्तर नैतिक अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या कह रहा है कि तीसरे स्तर में एक व्यक्ति के नैतिक तर्क शक्ति पूर्णतः किस पर निर्धारित कर सकते हैं? तो आज्ञा पालन और अनुस्थापन पर। आंसर क्या हो जाएगा? 95 का डी हो जाएगा, आज्ञा पालन और अनुस्थापन पर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है। 12 वर्ष से 18 वर्ष का आयु काल कहलाता है। ए है किशोरावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है युवावस्था, डी है शैशवावस्था। तो अभी मैंने ऊपर बताया कि 12 से 18 वर्ष का आयु काल किशोरावस्था कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए का ए हो 96 का ए हो जाएगा, किशोरावस्था कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बाल्यावस्था कब से कब तक कहलाता है? तो मैंने बताया कि रॉस ने 2 भाग में बटाया है। 3 से 6 वर्ष की अवस्था जो होती है वो पूर्व बाल्यावस्था होती है। 6 से 12 वर्ष की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था होती है। शैशवावस्था रॉस की 0 से 2 वर्ष की होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, 97 है। परामर्श की सेवाएं कब ली जा सकती हैं? ए है बचपन में, बी है युवावस्था में, सी है प्रौढ़ावस्था में, डी जीवन में कभी भी। तो परामर्श हम जीवन में कभी भी किसी से भी ले सकते हैं दोस्तों। 97 का डी हो जाएगा। परामर्श की सेवाएं कब ली जा सकती है? जीवन में कभी भी ली जा सकती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है। छात्रों के लिए शैक्षिक परामर्श की आवश्यकता है। ए है सही करियर पथ को ढूंढना, बी है एक कैरियर योजना विकसित करना, सी है विचारों को स्थिर करना, डी उपयुक्त सभी। तो छात्रों के लिए शैक्षिक परामर्श की आवश्यकता होती है कब दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? 98 का क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त सभी। छात्रों के लिए शैक्षिक परामर्श की आवश्यकता होती है, उपयुक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है। भारत में यूनिसेफ के सहयोग से राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। ए है 1980 में, बी है 1983 में, सी है 1985 में, डी है 1990 में। तो यूनिसेफ के सहयोग से राष्ट्रीय टीकाकरण कार्य अभियान कब शुरू किया गया था दोस्तों? 1985 में किया गया था। अब जान लेते हैं यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, आई से इंटरनेशनल, सी से चिल्ड्रंस, ई से इमरजेंसी, एफ से फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड होता है। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है। यूएनएफपीए के आंकड़ों के अनुसार 15 से 14 वर्ष के मध्य आयु की विश्व जनसंख्या में प्रतिशतता कितनी है? ए है 65%, बी है 55%, सी 48%, डी है 40%। तो 15 से 64 वर्ष के मध्य की आयु विश्व में जनसंख्या कितने प्रतिशत है दोस्तों? तो 65% है। ए का हो जाएगा 65%। अगर पूछे कि यूएनएफपीए के आंकड़ों के अनुसार अगर 0 से 14 वर्ष के मध्य के पूछे दोस्तों तो कितनी है? 25% है। ठीक है दोस्तों, 25%। और अब जान लेते हैं यूएनएफपीए के बारे में। जान लेते हैं यूएनएफपीए की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। यूएनएफपीए की स्थापना हुई थी। और अब इसका नाम क्या हो गया है? तो 1987 में इसका नाम बदल के संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या कोष रख दिया गया है।
1987 में इसका नाम बदल के, पहले क्या था इसका नाम, फुल फॉर्म इसका जान लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। ठीक है दोस्तों, इसका भी फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।